नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी 31 अगस्त 2023 की है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक जो है वो जारी हुआ। इससे पहले जो जारी हुआ था वो आपका प्रारूप था। ध्यान से समझिएगा कि दोनों में अंतर है। प्रारूप में वो सभी बातें रखी गई थी जिनको लेकर के प्रस्तावित किया गया था कि इन इन अलग अलग वर्गीय सेवाओं में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सबसे लास्ट में गा वर्गीय सेवाएं, जिसमें बात की गई थी सीटेट की परीक्षा की बात हो या टीईटी की परीक्षा की बात हो, इसके प्राप्त अंकों के 1/4 अंक और अभ्यर्थियों के मेरिट का भी अंक निर्धारित किए जाने के संदर्भ में इनके इसको जोड़ करके मेरिट तैयार की जाए, इसको लेकर के प्रारूप तैयार किया गया था। परंतु यहाँ पर जो विधेयक है इसमें क्या क्या सारी बातें बात की गई हैं उसको हम शॉर्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये विधेयक काफी लंबा है। परंतु जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल उसको ही हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो सेवा नियमावली की बात की गई है। इसके बाद यहाँ पर जैसे जूनियर हाई स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों का जो चयन करना हो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित करना, आयोजित करना, ये सारे मुद्दे जो हैं इसी के अंतर्गत आएंगे। इसी का मेन गठन ही किया गया है इसी के उपबंध कराने के लिए। विधेयक को लेकर के बताया गया कि इसका जो नाम होगा वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 होगा। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये विधानसभा से भी ऑलरेडी पारित हो चुका है, और कल मैंने आपको बताया था कि लेखपाल नहीं, राज्यपाल जो है उससे भी ऑलरेडी पारित हो चुका है। तो ये सारा काम इसका जो था वो पारित होने वाला तो कंप्लीट हो चुका है। अब केवल और केवल लागू करना रह गया है। अब इसमें सारे सदस्यों के लेकर के यहाँ पर परिभाषाएं भी दी गई हैं कि क्या क्या शब्दों की क्या क्या परिभाषाएं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो विधेयक है वो देखने को जो है वो मिल रहा है, जिसमें हम इससे पहले जो देख चुके थे वो हम प्रारूप देख चुके थे। जब इसे लाया गया था स्टार्टिंग में तो प्रारूप रखा गया था कि क्या क्या सारी चीजें प्रस्तावित हैं, क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं। अगर इस प्रारूप में देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था आपका गा वर्गीय सेवाओं को लेकर के, जिसमें बात की गई थी कि टेट या सीटेट के 1/4 नंबर जो है उसको जोड़ा जा सकेगा मेरिट में, और अभ्यर्थी के मेरिट के अंक निर्धारित करने में हेल्प करेगा। साक्षात्कार वगैरह की भी बात इसमें की गई थी, परंतु ये पुराना हो चुका है। जो विधेयक जारी हुआ है ये विधेयक मैंने बताया कि विधानसभा से भी ऑलरेडी पारित हो चुका है, और कल मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल से भी इसको मंजूरी मिल गई। तो इसका फाइनल काम पूरा हो चुका है। अब केवल और केवल आयोग का बनने में जो सदस्य वगैरह हैं वो सारी औपचारिकताएं रह गई हैं। तो यहाँ पर जो विधेयक है इसमें क्या क्या खास बातें हैं केवल उसी की बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी पीडीएफ बड़ी है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सारी नियमावली बात की गई है इसमें। फिर बताया गया है जैसे जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, इनके अध्यापकों का चयन करना, ये सारी चीजें इसी के अंडर में आएंगी। और साथ ही साथ जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशक है, फोरमैन है, ये सब नियमावली को लेकर के बात किया गया है। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि जो यूपी टेट की परीक्षा है उसको संचालित करना, उसको आयोजित करना, ये सारे मामले को कराने के संदर्भ में ही इसका उपबंध जो है वो किया गया है। विधेयक को लेकर के यहाँ बताया गया है कि इसका जो नाम होगा वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। इसको परिभाषाओं में यहाँ पर अलग अलग शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जो कि आपके लिए कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि अध्यक्ष का मतलब क्या है, परिषद का, आयोग का तात्पर्य क्या है। और आयोग के भी अलग अलग संस्थाओं को लेकर के भी बात की गई कि अलग अलग संस्था अलग अलग स्तर पर अलग अलग होती है ना, जैसे हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, सहायता प्राप्त है, अल्पसंख्यक है। इसी प्रकार अलग अलग संस्थाओं की बात की। जैसे एक एग्जाम्पल पे देखेंगे तो 5वें नंबर पे लिखी एक संस्था उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल और संबद्ध प्राथमिक विद्यालय, तो ये सब इसी के अंडर में ही आएंगे। चाहे वो अटल आवासीय विद्यालय की भी बात होगी वो सब इसी में ही आएंगे। अनुदेशक का भी इसी प्रकार से तात्पर्य दिया गया है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो इसमें अलग अलग सदस्यों को लेकर के भी बात की गई है कि क्या सदस्यों का तात्पर्य है, और सदस्य कितने होंगे वो तो आगे बताया गया है कि आयोग की स्थापना और उसके कार्य क्या होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो राज्य सरकार द्वारा इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नाम का एक आयोग स्थापित किया जाएगा। मुख्यालय इसका प्रयागराज में होगा। एक अध्यक्ष होगा, 12 सदस्य होंगे, जिसको लेकर के पहले ही बताया गया था। और अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए क्या अर्हताएं होंगी वो यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये सारी चीजें। इसी प्रकार सदस्यों के लिए क्या अर्हताएं होंगी उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। पर ये सारी चीजें आपके लिए कोई काम की नहीं है। आगे इसी प्रकार से अध्यक्ष और सदस्यों की कितनी क्या पद अवधि रहेगी, सेवा शर्तें रहेंगी, वो भी बताया गया है कि जैसे 3 वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेंगे, या 65 वर्ष के आयु प्राप्त करने के बाद इस रूप में पद धारण नहीं करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम जो आपका एक क्राइटेरिया रखा गया है एज का, उसको बात की गई।
अब अध्यक्ष और सदस्यों को कैसे हटाया जाएगा, कैसे राज्य सरकार की शक्ति है उसको बात किया गया है। अब चाहें तो कोई चीज़ पढ़ भी सकते हैं, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमने ऑलरेडी हाईलाइट पहले से ही कर रखा है आपके लिए। इसी प्रकार स्पष्टीकरण को लेकर के भी बताया गया है कि इसी के अंडर ही सब भर्ती निकाली जाएंगी, और वो सारी चीज़ों के अंडर में ही अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो दोषी आपको समझा जाएगा। बाकी आयोग के कर्मचारी वर्ग और इन सभी की बात की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो का है वो है आयोग की शक्तियां और कर्तव्य को लेकर के, क्योंकि सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि अध्यापक या अनुदेशक की सीधी भर्ती की रीति से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन सिद्धांत तैयार करेगा। अध्यापक या अनुदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जहां आवश्यक होगा परीक्षाएं भी संचालित करेगा, और परीक्षाओं को संचालित करने के साथ साथ साक्षात्कार को भी संचालित करने को लेकर के ये बताया गया है, मतलब आयोजित कराने को लेकर के। अब ये यहाँ नहीं क्लियर किया गया है कि प्राथमिक या उच्च माध्यमिक, ये केवल बताया गया है कि ओवरऑल इसके कर्तव्यों में आएगा, क्योंकि बात चल रही थी कि केवीएस में आपका साक्षात्कार है, एनईपी 2020 में बात की गई साक्षात्कार को लेकर के, तो यहाँ पर भी साक्षात्कार देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि सुपर टेट में देखने को मिलेगा या नहीं। बाकी ये बात यहाँ पर रखी गई है कि ये आपका साक्षात्कार भी आयोजित कर सकता है, परंतु ये भी मेंशन किया गया है कि जहाँ पर आवश्यक हो, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बाकी अभ्यर्थियों के चयन को कर लेकर के बाकी उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करना हो, संचालित करना हो, यूपी टेट की मैंने पहले ही बताया, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के संदर्भ में संस्तुति जो है वो करना है, वो सारे काम बाकी तो ऑलरेडी काम सारे हैं। यात्रा, अन्य भत्ते नियंत्रित करना, आयोग के जो भी सभी कार्य हैं वो यहाँ पर जो है वो बताए गए हैं। इसी प्रकार रिक्तियों का जो अवधारण है, अध्याचन है, चयन प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो पहले भेजा जाता है ना कि अध्याचन इतने इतने पद खाली मांगा जाता है, फिर उसका ब्यौरा दिया जाता है, तो वो सारे काम को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशों के अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की गई जाने वाली जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या भी अवधारित करेगा, और आयोग को फिर इसके संदर्भ में अधिसूचित किया जाएगा, और फिर बाद में जो आयोग होगा वो रिक्तियां जो है उसको विज्ञापित करेगा, यानी कि जो वैकेंसी है वो निकालेगा। अध्यापक या अनुदेशक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया जैसी होगी जैसा कि विहित किया जाएगा, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बाकी चयन की प्रक्रिया में विशेषज्ञ भी रखे जा सकते हैं, जैसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान वगैरह में अगर भर्ती की बात होगी तो विषय विशेषज्ञों को भी वहां पर रखा जा सकेगा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अभ्यर्थियों की पैनल सूची तैयार करने के लिए आपका जैसे भी सिचुएशन होगी, जैसे परीक्षा होगा या फिर आप साक्षात्कार कहेंगे, वो सारी चीजें आयोजित कराई जाएंगी। नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त किए जाने के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा, और विहित रीति से चयनित अभ्यर्थियों का जो कार्यभार है उसको ग्रहण कराने में सुगमता भी प्रदान करेगा, और संबंधित पद को विहित पद्धति के अनुसार ही समाप्त भी कर दिया जाएगा। इन केस अगर आप ऊपर वाले पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि अध्यापक या अनुदेशक के पद का अगर ग्रहण करने में पदभार ग्रहण करने में विफल रहता है तो ऐसे में उसकी जो पोस्ट होगी उसको लेकर के नए नाम को शामिल करना हो, अग्रसारित करना हो, ये सारा काम इसी के अंडर में आएगा। और सेकंड पॉइंट में लिखा है कि अगर वो भी उसके बावजूद भी विफल रहता है, ऐसे कंडीशन में संबंधित पद को समाप्त करना, ये सारी वर्ग भी इसी के अंडर में आएंगे। बाकी आयोग की क्या संस्थितियां हैं उस पर ही नियुक्ति किया जाना, निदेशक द्वारा इसकी जांच करना, और नियुक्ति करने में विफल हो गया है तो मान लीजिए किसी को जॉब मिल गई और नियुक्ति करने में जो आयोग है वो लेट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसका वेतन का भुगतान तत्काल प्रभाव से स्टार्ट हो जाएगा, उसको लेकर के निर्देश दे सकता है। ये सारी चीजें भी हैं। बाकी आगे आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ना ग्रहण करने पर क्या समायोजन की नीति होगी, और निरीक्षण करना, अनुदेशक की सेवाओं की शर्तें क्या होंगी, उसकी नियमावली की बात की गई। वित्तीय प्रबंधन को लेकर के बताया गया है कि कहाँ से सारा पैसा वगैरह जो है वो आएगा, और वार्षिक रिपोर्ट, लेखा और लेखा परीक्षा को लेकर के बताया गया है। ये सारी चीजें तो मेन कोई खास नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं हाईलाइट किया है। अधिनियम के उपबंध क्या होंगे, अगर उल्लंघन होगा तो क्या होगा, दंड होगा तो क्या होगा, क्या कार्यवाही होगी, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। लास्ट में आप देखेंगे तो कैसे मामलों को निपटारा किया जाएगा, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, अधिसूचना गजट तैयार करना, विनियम बनाने की शक्ति किसके पास है, कठिनाइयां दूर करने की शक्ति किसके पास है, अध्यादेश के अभिभावी प्रभाव, निरसन, व्यावृत्तियां, ये सारी चीजें। और सबसे लास्ट में उद्देश्य और कारण भी दिया गया है। अब उद्देश्य कारण में ये लिखा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यापक के चयन के लिए अलग अलग आयोग हैं, जिसमें ये सभी 1 2 3 4 5 अलग अलग आयोग की बात की गई है, परंतु उपरोक्त आयोग हैं, संस्था हैं, उनके द्वारा चयन संबंधी दक्षता के स्तर में या तो भिन्नता है, उसके कारण अध्यापक के चयन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। तो चयन की प्रक्रिया में एक रूपता नहीं है, तो अध्यापक का समय से चयन नहीं हो पा रहा है।
विभिन्न संस्थानों में एक चीज़ आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो इन्होंने खुद ही इस चीज़ को स्वीकारा है कि विभिन्न संस्थानों में अध्यापकों के अनेक पद खाली हैं। कभी कहते हैं कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है, कभी कहते हैं कि खाली है। तो इससे राज्य में जो छात्र हैं, प्रशिक्षार्थी हैं, उनकी शिक्षा प्रशिक्षण पर क्या पड़ रहा है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए एक ही संस्था का आपका यहाँ पर गठन करने को लेकर बात की गई है। एक आयोग के अधीन लाने में और राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उपलब्ध कराने में इसको लाया गया है। बाकी एकरूपता आ सके, पारदर्शिता आ सके, ये सारी चीज़ें, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना के लिए विधि यानी कानून बनाने का भी निश्चय किया गया है। नीचे तदनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पुनर्स्थापित किया जाता है। और नीचे यहाँ पर देखेंगे कि इसका एक निगमित निकाय होगा। चयन बोर्ड का स्टाफ आयोग को अंतरित किया जाएगा। वार्षिक प्राप्तियां समय समय पर घट बढ़ सकती हैं और आयोग को अनुदान वगैरह भी किया जा सकेगा। और लास्ट पेज में कुछ इसके अलग अलग जो विनियमावली है या विधेयक के खंड है उसको लेकर के भी बताया गया है कि जो भी ऊपर आपने ज्ञापन देखा उसमें बीच बीच में इस तरीके से विधेयक का उल्लेख किया गया है। तो कौन से विधेयक का क्या अर्थ है उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि 3(1) में देखेंगे तो क्या शक्तियाँ दी जा रही हैं उससे संबंधित बात की गई है। इसी प्रकार 4(4) में उनको क्या प्रभावी रूप से लागू करना है, ये सारी चीज़ें। इसी प्रकार आगे भी अलग-अलग शर्तें इसमें दी गई हैं। जैसे अगर 6 को आप पढ़ेंगे तो राज्य सरकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की शक्ति दी जा रही है। तो यही सारे ऊपर मेंशन किए गए हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ खास और नहीं है। बाकी आप चाहें तो मैंने पूरा दिखा दिया नोटिफिकेशन, आप चाहें तो वीडियो को पढ़ सकते हैं रोक करके कहीं भी। तो इसी में अलग-अलग इसी प्रकार से भी नियमावली दी गई हैं। और बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।